नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सी बड़ी खबरें हैं जो कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हैं, और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ हम इंटरव्यू लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम में हम दो खास चीजों पर बात करेंगे और वो दोनों ही देसी हैं, एक टेस्ट और दूसरी वैक्सीन। पहले बात करते हैं टेस्ट की। दरअसल दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी कि IGIB ने दावा किया है कि उन्होंने एक नया टेस्ट बनाया है कोविड-19 के लिए, और ये तेज है, एक्यूरेट है, और वो भी RT-PCR टेस्ट के लगभग बराबर एक्यूरेट है। ये टेस्ट, उनका दावा है कि सेंसिटिव है, किफायती है और कभी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और जो सबसे खास बात है, क्योंकि इसके लिए आपको बायोसेफ्टी लैब की जरूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों में हो सकता है और 30 मिनट के अंदर आपको इसके पूरे नतीजे मिल जाएंगे। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता, जो कि CSIR IGIB के हैं। डॉक्टर शांतनु, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका ये जो टेस्ट है, ये कितना रिलायबल, कितना भरोसेमंद है? हमारा जो ये टेस्ट अभी हम लोग किए हैं, अभी हम लोग लगभग 63 पॉजिटिव पेशेंट्स का चेक किए थे और 20 ट्रू नेगेटिव हम इन लोगों को बोल रहे हैं जिसका सेरोलॉजी नेगेटिव है, मतलब उनके पास एंटीबॉडी नहीं है, जिसका मतलब है वो पिछले 10 से 14 दिन के अंदर उनका इन्फेक्शन नहीं था और अभी RT-PCR नेगेटिव है। तो इन लोगों को हम कंट्रोल बोल के हम लोग अबाउट लगभग 20 सैंपल लिए हैं। तो अभी इस के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, बट इसको सही मायने में करने के लिए हमको और ज्यादा सैंपल में करना चाहिए, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, ये बताइए कि आप लोगों ने ये जो टेस्ट लॉन्च किया है, इसमें वक्त कितना कम हो जाता है और ये कैसे फायदेमंद साबित होगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदेमंद हम लोगों को जो अभी लगता है वो है सेफ्टी। अभी जो नेज़ोफेरेंजियल स्वाब जो लिया जाता है वो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में लिया जाता है, क्योंकि RT-PCR के लिए RNA जरूरत है और RNA को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी होता है RT-PCR के लिए। इसीलिए इसको बहुत सावधानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसको बायोसेफ्टी लैब में ही काम होता है। पर हम जो कर रहे हैं वो हम RNA नहीं ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, और वो भी प्रोटीन को सेकेंड स्टेप में काट रहे हैं। इसलिए हमको उतना इंटीग्रिटी का जरूरत नहीं होता, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली एक डिटर्जेंट में ले सकते हैं, और जैसे ही हम डिटर्जेंट में वो वायरल स्वाब को डाल देते हैं तो वायरस मर जाता है। तो ये बहुत सेफ होता है। ये तो सबसे खासियत है इसका। दूसरी बात ये है, ये जो मास स्पेक टेक्निक था, ये बहुत लंबा प्रोसीड्योर था। इसको हमने लास्ट 1 महीने में, ये ऑलमोस्ट 10 से 24 घंटे का प्री प्रोसेसिंग प्रोसीड्योर था, जिसको हमने 25 से आधा घंटा के अंदर इसको कर दिए हैं, और मास स्पेक में हमारा 2-3 मिनट लगता है। तो करीबन आधा घंटा से 40 मिनट के अंदर हम ये नतीजे बता सकते हैं कि किसी का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत ही खूब। वक्त आपने, टाइम जो है बहुत कम कर दिया है। कॉस्ट, अगर ये मार्केट में फाइनली आता है अप्रूवल्स के बाद, ड्यू थोड़ा आगे की बात है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव कितना होगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा चीज है जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। आज के दिन में दुनिया का सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट ये है। एंड क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, ये थोड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और ये महंगा भी है, राइट। बट जो हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल कॉस्ट, मतलब टेस्ट करने के लिए जो हमको साधन चाहिए होता है, उसका कीमत बहुत कम है। तो हमने कैलकुलेट करके देखा कि 30-40 हजार अगर आप टेस्ट कर लेते हैं तो ये मास स्पेक का कॉस्ट आपका ऑफसेट हो जाता है। सो इनिशियल कॉस्टिंग इसका बहुत ज्यादा है, बट जैसे ही आप टेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि इसका कंज्यूमेबल कॉस्ट कम है, ये जल्दी सस्ता हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, तो अगर इसमें हम लोगों को, जब ये फाइनली अप्रूव होता है, लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाए, ये जो इनिशियल इक्विपमेंट है वो खरीद लिया जाए, तो इसके बाद क्या इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पे हो सकता है जहां पब्लिक आती जाती है, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए या कोई ऐसी हॉस्पिटल्स हो गए जहां पे आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव लोगों की? हाँ,
सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि एयरपोर्टों में है और अच्छे हॉस्पिटल में है। तो ये टेस्ट उसमें काम में आएगा। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मेरा एक टेस्ट आधा घंटा में होता है, बट दिन में हम 500 से 600 सैंपल प्रोसेस कर सकते हैं एक दिन में, जो कि आरटीपीसीआर में हो सकता है दिन में ज्यादा कर सके, बट ये एक ऑल्टरनेट है आरटीपीसीआर का। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपको अप्रूवल के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वैक्सीन की। अभी हमने देसी टेस्ट की बात की, अब देसी वैक्सीन की। भारत बायोटेक ने उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है, अब वो फेज 2 की तरफ अग्रसर है। उसकी कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है, जो कि पार्टनरशिप में बन रही है। एक साझेदारी है आईसीएमआर की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि एनआईवी की, उनके साथ मिलकर कोवैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। अब कोवैक्सीन जो है वो दरअसल एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और इसके जरिए कोशिश ये की जा रही है कि एंटीबॉडीज शरीर में पैदा की जा सके। अब ट्रायल का ये जो दूसरा दौर है वो शुरू हो चुका है और इसको जो कंडक्ट कर रहे हैं अलग अलग सेंटर्स में, उनमें से एक है पीजीआईएमएस रोहतक का, जहां से वहां के नोडल ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ध्रुव चौधरी हमारे साथ हैं रोहतक से। डॉक्टर चौधरी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपका जो फेज 1 रहा है उसके नतीजे आपको कितने एनकरेजिंग लग रहे हैं? शुक्रिया अंजलि जी। फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और मुझे बताते हुए खुशी है कि रोहतक के अंदर से हमने मैक्सिमम 375 में से 80 मरीज जो 80 वॉलंटियर्स का किया था और 78 का हम कंप्लीट कर पाए, 2 का किसी कारण से नहीं हो पाया था। इसके नतीजे एनकरेजिंग हैं। उस समय हमने 4 डोज फॉर्मुलेशन किया था, जिसमें 3 डोजेज और 1 प्लेसिबो था। उसी को जब डाटा मैनेजमेंट सेफ्टी कंट्रोल बोर्ड ने पहले 50 को देख के अप्रूव किया, फिर उसके बाद जब पूरे 375 है, अभी डाटा एवेलुएट हो रहा है, लेकिन जितना डाटा निकल के आया है उसके अंदर उन्होंने ये पाया है कि इसमें प्रॉब्ली रिजल्ट्स काफी एनकरेजिंग हैं। और आउट ऑफ दोज 4 नाउ द सेकंड फेज जो हमारा अब शुरू हो रहा है, जो हो चुका है एक्चुअली 7 तारीख से हमने शुरू कर दिया है, और जो हमारे सेंटर को जितने एलोकेट हुए थे वो हमने स्क्रीनिंग भी कर दी है। उसके अंदर 2-3 मेजर चेंजेस किए हैं उन्होंने, क्योंकि पहले वाले फेज के रिजल्ट को देखते हुए, उसको देखते हुए अंजलि जी उन्होंने सबसे पहला तो ये किया कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे हमारे, वो कॉरस्पॉन्डिंगली अब सेकंड फेज में जो हमको पहले लगभग 755 करने थे वो हमको 380 करने हैं, क्योंकि पहले हम 4 प्लेसिबो और 3 डिफरेंट टाइप के जो डोजेस थी वो देख रहे थे। सेकेंडली इसके अंदर अब हम 2 डोज देखेंगे, सिर्फ एक का जो उन्होंने भारत बायोटेक वैक्सीन 152 एंड 153, उसका हम आगे देखें इम्यूनिटी में कितना असर पड़ रहा है। और जो हम 0 और 14 दो दिन हमने टीके लगाए थे, वो 0 और 28 दिन लगेंगे, क्योंकि वो बूस्टर जो उनका 28 डेज का है वो लगेगा। ये बेसिक चीजें की हैं, क्योंकि ये सब इस नतीजे से हो पा रहा है कि जो न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट एंटीबॉडीज करी गई हैं उसमें ये पाया गया है कि एक रोबस्ट रिस्पॉन्स आ रही है। तो इसलिए जो मेरे को बताते हुए खुशी है कि प्लेसिबो विंग उन्होंने इसके अंदर से डायरेक्ट किया है कि उसको ना देखा जाए, क्योंकि जो भी हम लोगों ने यूज किया था वैक्सीन की डोजेस जो 2 डिफरेंट टाइप से की गई थी, वो सारी की सारी इफेक्टिव पाई गई हैं एंटीबॉडीज इंड्यूस करनी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एंटीबॉडीज को लेकर के रोबस्ट रिस्पॉन्स है। डॉक्टर ये भी जानना चाहेंगे कि साइड इफेक्ट्स अगर दिखे तो कैसे दिखे, और कोई चिंताजनक साइड इफेक्ट्स दिखे या नहीं दिखे? देखिए, फर्स्ट 50 के अंदर पहले सेफ्टी डाटा देखा गया था। इनफैक्ट प्राइमरली एम ही हमारा फेज 1 में सेफ्टी डाटा के लिए था, और इसके अंदर लगभग हमें 12 से 18% के बीच में कुछ एक जगह पे दिक्कत आई है, और दिक्कत सबसे बड़ी लोकल साइट पे पेन की थी। और उसके अलावा कुछ एक लोगों को नौजिया हल्का सा लगा था, उल्टी की मितलाई सी हुई थी उसके, और लगभग 1 पेशेंट या 2 पेशेंट्स को बुखार को भी अपने बगैर किसी इलाज के सेटल हो गया था। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि जो अभी तक का डाटा है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कॉन्फिडेंटली कि जितना हमने अभी चेक किया है वो सेफ है। बिल्कुल। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि एस्ट्राजेनेका को रोकनी पड़ी है अपनी ट्रायल, तो क्या ये चिंता की बातें होती हैं या ट्रायल्स में ऐसी चीजें होती हैं और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है? देखिए, जो सबसे बड़ा बात यह है कि ये चीजें होती हैं,
और ये एक्सपेक्टेशंस होती है, इसीलिए सेफ्टी इश्यूज बहुत बड़े हैं, एथिकल इश्यूज बहुत बड़े, मॉरल डिलेमास बहुत बड़े हैं। और इसके अंदर जौन सा आप देखेंगे कि ये जिस तरह माइलाइटिस का हुआ है, उनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हुए हैं। अगर आप रेबीज का वैक्सीन देखते हैं हमारा, जिसके अंदर जो प्रैक्टिकली डेडली डिजीज है, तो उसके अंदर जब पहले पुराना टीका लगा करता था तो उसके अंदर बहुत कॉमन था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो एंटीजन्स मैच खाते हैं, जब एंटीबॉडीज बनती है तो दिक्कत होती है, जो पहले हमारा शीप या दूसरे ब्रेन से हम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे डिवाइसेस में, जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स में हुआ, ये इंसिडेंसेस कम हो गए हैं। जो हम जैसे अब आपका एक ब्रांड है जो उनसे कि हम चिक एम्ब्रियो, डक एम्ब्रियो सेट करते हैं, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं रेबीज का एक एग्जांपल दिया, सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम हमको इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन में लगी थी। लेकिन सबसे चिंता ये होती है कि जो एक आदमी ठीक है, जिसको आप टीका दे रहे हैं, उसमें ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए आइडली, लेकिन वो शरीर की क्या संरचना, क्या मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो रही है एंटीजन, उससे वो कहना मुश्किल। तो इसीलिए हम बार बार सबको एक ही चीज सचेत कर रहे हैं कि ये चीजें लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमको देख के चलना होता है कि जो दवाई दे रहे हैं, एक तो सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ जिस डिजीज के लिए दे रहे हैं, और ये ना हो कि हम उससे कोई नई चीज क्रिएट कर दें। तो ये पेशेंट सेफ्टी प्रायोरिटी, और हमारा प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स भी है कि सबसे पहले हमें कोई चीज हार्मफुल नहीं करनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका फेज 2 ट्रायल भी उतना ही सक्सेसफुल रहे जितना कि फेज 1 रहा है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। चलिए, हमारे शो में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानिए अपने भेजे हुए सवालों के जवाब, और साथ ही दिखाएंगे कि आखिर दिल्ली में जो इतने सारे नए मामले आ रहे हैं उनके पीछे का सच। उधर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर की रिपोर्ट पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये थेरेपी कारगर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि तीसरे स्टेज में उतना असर नहीं होता जितना उन्होंने उम्मीद की थी। आईसीयू के अंदर 3 स्टेज होती हैं। थर्ड स्टेज में तो पहले से कह रहे हैं कि थर्ड स्टेज में जाने के बाद तो इसका इतना फ़ायदा नहीं, परंतु स्टेज 2 में और स्टेज 1 में बहुत फ़ायदा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आईसीएमआर की स्टडी अलग है लेकिन फ़ायदा हो रहा है प्लाज्मा? उन्होंने ये मना तो नहीं किया कि फ़ायदा नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि अगर वेंटिलेटर पे चला गया पेशेंट तब शायद फ़ायदा नहीं होगा, उससे पहले फ़ायदा है। अच्छा सर, आपको खुद भी प्लाज्मा दिया गया था, तो इसीलिए तो मैं कह सकता हूँ, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसका फ़ायदा है। मतलब मुझे समझ नहीं आया इसमें कमी क्या है, या तो कहते गलत है। ये थेरेपी कोई बिल्कुल नई नहीं है, 100 साल पहले से चल रही है। प्लाज्मा बहुत सारी बीमारियों के अंदर यूज़ किया जाता है और इसके अंदर भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोरोना का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है कि इस दवाई को खाइएगा, इस गोली को खाइए ठीक हो जाएगा। प्लाज्मा का कंसेप्ट है कि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो शरीर के अंदर, आपके शरीर में अगर कम बन रही हैं तो इमीडिएटली आपको उससे बूस्ट मिल जाता है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आईसीएमआर की स्टडी के नतीजों का ओवर सिंप्लीफिकेशन न किया जाए। खैर, आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का अब वक्त आ गया। डॉक्टर ध्रुव चौधरी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं पीजीआईएमएस रोहतक के। डॉक्टर ध्रुव, पहला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पार्थिव हैं देहरादून से। मेरा नाम पार्थिव ईश्वर है और मैं देहरादून से हूँ। मेरा सवाल ये है कि दिन ब दिन कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा फैलता जा रहा है, और अगर ये किसी बुजुर्ग को हो गया तो उसे आइसोलेट कैसे करें और क्या क्या सावधानी बरतें? डॉक्टर चौधरी। पार्थिव जी, आपने जो सवाल किया है वो आई थिंक आइसोलेशन का इन जनरल प्रिंसिपल है। बुजुर्गों में हमें थोड़ा सा एडिशनल सावधानी ये रखनी पड़ती है कि उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, और जो एडल्ट आपका एक यंग मेल है या फीमेल है वो अपना ध्यान रख लेते हैं। तो बुजुर्गों के अंदर भी हमें जब भी आइसोलेशन करते हैं हम 3 चीजें देखते हैं कि क्या उनको उसके साथ बाथरूम की फैसिलिटी है कि नहीं है, क्या उनको घर में कोई केयर गिवर प्रोवाइड करने वाला है कि नहीं है, ताकि उनको खाना दवाई जो चीज टाइम पे उसको कोई देख सकता है कि नहीं, और तीसरा क्या उनको कोई घर पे मॉनिटर कर सकता है कि नहीं। क्योंकि ये 3 चीजें जरूरी हैं अगर हमको किसी को भी होम आइसोलेशन के अंदर रखना है। और अगर किसी कारण से मॉनिटरिंग की दिक्कत है तो बड़े शहरों में भी और टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी, अब लाइक रोहतक हमारा टियर 3 से भी बल्कि छोटा शहर है, अब हमारे पास होम मॉनिटरिंग की फैसिलिटी है। वो हम पेशेंट्स को कुछ एक को अपना ईसीजी लगा के उससे करके हम चेक कर लेते हैं।
तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि जब भी किसी बुजुर्ग को घर में रखें या किसी को भी आइसोलेशन में रखें, आप उनके लिए खाने पीने का सब प्रबंध अच्छी तरह से करिए। दूसरा, उनकी मानसिक मनोबल स्थिति बना के रखिए, और जो मास्क है कभी भी उनको कहें कि जब भी आप पहनते हैं वो रखिए। चौथा वो है कि डिजीज के 5th या 6th दिन के बाद जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो आपका मिडल फिंगर के ऊपर, जो बीच वाली उंगली है हाथ की पांचों में से, उसके ऊपर लगाएंगे और 1 मिनट लगने के बाद कैलकुलेट करिएगा आप, क्योंकि वो उसको मीन का लेता है और उसके अंदर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है कि वो 96 से कम तो नहीं है। और जब बुजुर्गवार खास तौर पे जब वो चल के आते हैं, चलने से मेरा अभिप्राय है कि कई बार बाहर नहीं निकल पाते हैं, अगर जगह नहीं है तो नहा के, गुसल खाने से नहा के आए या शौच के बाद या उसके बाद आते हैं तो कई बार पसीना पसीने या थकान या एकदम फटीक तो नहीं हो रहा, उस टाइम भी आप उनकी पल्स ऑक्सीजन देखिए और पल्स रेट का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। हार्ट रेट फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। लेकिन जो मेरे सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे को हम दिक्कत देख रहे हैं होम आइसोलेशन में, लोग अवॉइड करते हैं, तो आप प्लीज बीच की उंगली के ऊपर रखिए, किसी अंगूठा या आपका जो सा इंडेक्स फिंगर है, जो उनसी निर्देश जिससे आप देते हैं, वो वाली उंगली पे नहीं रखेंगे, और 1 मिनट तक उसको स्टेबलाइज होने दीजिए, फिर देखिए आप। और साथ में दवाई वगैरह का जो भी सेवन है बुजुर्गों का, खाने पीने का, वो घर में एक केयर गिवर होना बहुत जरूरी है। और जो गाइडलाइंस के हिसाब से हम हर केयर गिवर को आज के दिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ हम सबको ये एडवाइस करते हैं कि मुंह पे मास्क हो, हाथ बार बार आप धोते रहे, 20 सेकंड तक आपको हाथ धोना है, चाहे अल्कोहल वाला हो या आपका बेस्ट चीज है साबुन और पानी अगर आपको मिल जाए। ये चीजें आपको ध्यान रखकर देख सकते हैं। हाँ, एक और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा वक्त कम है। ललिता है दिल्ली से। जी, मेरा नाम ललिता है। मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ कि जैसे खाने की पैकेट्स हैं, ब्रेड और दूध वगैरह की जो पैकेट्स हैं, जिसे हम साबुन की पानी से धोते हैं, और क्या उन्हीं साबुन की पानी को स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे करने से कोरोना का इफेक्ट होगा या नहीं? देखिए मैम, मेरे को खुद कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, मैं भी घर में 2 से 3 हफ्ते रहा, तो इसलिए कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं। आपका जो कोरोना वायरसेस है, अगर हम अच्छे से पानी से, लिक्विड से क्लीन करें, प्रोवाइडेड हम दस्ताने पहन रहे हैं, हाथ धो रहे हैं अच्छी तरह से, तो हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन जब हम एंटीसेप्सिस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सोडियम हाइपोक्लोराइट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके कारण ऑक्सीडाइज होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग द वायरस इज मच मोर। आप अगर पानी से, जिसमें साबुन के पानी से जैसे आपने किया या जेंटिल से किया या कोई पानी जो लिक्विड आपका सोप लेके जो भी किया, लेकिन अगर आप उसको रख करेंगे अच्छी तरह से, अगर आप साफ करें दस्ताने पहन के क्लीन करके, तो पार्टली हो सकता है, कंप्लीटली चाहिए तो सोडियम हाइपोक्लोराइट को रिकमेंड करेंगे जी। और अगर आपको नॉब्स को क्लीन करना है तो वहां पे आपको अल्कोहल बेस्ड जो सिक्रीशंस है, सैनिटाइजर्स हैं, दे आर गुड इनफ। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवालों के जवाब दिए। अगली बार फिर मिलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपके फेज 2 ट्रायल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाने से पहले हम आपको दिल्ली की स्थिति के बारे में बताना चाह रहे हैं। खबर आई है कि दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा डेली केसेस जो होते हैं, यानी प्रतिदिन के मामले, वो रिपोर्ट किए गए हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कर्व किस तरीके से एक बार फिर से ऊपर चला गया, और पिछली बार यानी कि 23 जून को जो सबसे ज्यादा मामले थे 3947, उसके भी पार जा चुका है। अब 4039 मामले आ चुके हैं। लेकिन ये ग्राफ जो है, ये भले ही हमें थोड़ी चिंता देता हो, और चिंता के लिए बात है भी, लेकिन इसमें एक और सच्चाई भी है जिसको हमें देखना होगा। अगर हम आपको बताते हैं कि जो पिछली बार का आंकड़ा था, उस टाइम पे कितने मामले थे, तो जैसा बताया हमने 3947 मामले थे, जबकि 9 सितंबर को 4039 मामले आए हैं। अब इसमें आप नए मामले के आगे डेथ्स के आंकड़े देखिए, यानी कि मौत के आंकड़े। उस टाइम पे 68 मौत हुई थी उस दिन की, और अब 20 हुई हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। अब टेस्ट उस वक्त 23 जून में 16,952 हो रहे थे, यानी कि करीब करीब 17,000। आप 9 सितंबर के टेस्ट देखिए, वो बहुत ज्यादा हैं, 54,000 के पार टेस्ट किए गए हैं। इसकी वजह से आप पॉजिटिविटी रेट को देखिए। पॉजिटिविटी रेट उस वक्त 23.28% का था, यानी कि 100 में से 23 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे, लेकिन अब 7.40 का है, यानी कि लगभग 8 लोग 100 में से
पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इससे थोड़ा ये पता चलता है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ एक चिंता की बात है कि अगर ये टेस्टिंग RT-PCR की होती तो बहुत बढ़िया होता। ये टेस्टिंग ज़्यादा एंटीजन टेस्टिंग है, जो थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन फिर भी डरने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी ज़रूरी है। दिल्ली वालों को खास तौर पर बाहर जाते हैं तो मास्क पहने, मेट्रो में जाएं तो मास्क पहने, किसी से बात न करें, लगातार हाथ साफ करते रहें और सेफ रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।